कहानी एक और हादसा। बाबूजी की सरकारी नौकरी थी। हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता था। शहर बदलते, घर कॉलेज बदलते, पड़ोस बदलते, पर इस बार पहली बार एजुकेशन वाला कॉलेज मिला। इसी कॉलेज में एक दिन निशान से टक्कर हो गई। 2 साल सीनियर था, पर रैगिंग करने वालों से उसने अंतिमा को खूब बचाया। और फिर बचाने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि दोस्तों में वह निशान की खास मित्र की तरह पहचानी जाने लगी। दोस्ती का प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब कॉलेज जाने का मकसद सिर्फ एक दूसरे से मिलना भर ही रह गया था। किताबें एक ओर सरका कर एक दूसरे का हाथ थामे घंटों बतियाते हुए वक्त कब गुजर जाता होश ही नहीं रहता। पार्क का वह झुरमुट सबकी निगाहों की ओट में था, इसीलिए वहाँ घंटों बातें होती रहती थी। माथे पर उड़ आई लटों को संवार देना, गालों पर हाथ फेरना, सब चलता था। लेकिन उस दिन निशान के हाथ उसे जकड़ते हुए, कसती हुई गिरफ्त से छूटने की कोशिश भी की थी, पर गर्म सांसों और लहजते हाथों के आगे धीरे धीरे रहा सहा होश भी गंवा बैठी थी। नाना करते हुए भी गुनाह के आगे बढ़ती चली गई थी। किया तो दोनों ने ही था, पर सजा उसे मिल गई। अगले ही महीने में पार्क के जिस झुरमुट में यह गुनाह कर बैठे थे, उसी में डरते हुए घबराई आंखों के साथ उसने निशान को सूचना दी थी। पूरा भरोसा था कि वह साथ जरूर देगा, पर बात ऐसे पलटेगी उसे आभास ही नहीं था। वह कहने लगा, अरे कैसी मॉडर्न लड़की हो, अबॉर्शन करवा लो, जान छुड़ाओ। अभी तो पढ़ने और मौज मस्ती के दिन हैं, फिर तो सारी जिंदगी कमाने और गृहस्थी चलाने में ही पिस जाएगी। भौचक्की सी अंतिमा उसे ताकती रह गई थी। हाँ, बेवकूफ़ तो हूँ ही, मॉडर्न जमाने की हूँ, पर इतनी दूर जाने की नहीं सोच पाई थी। फिर भुगतो ना। क्यों? तुम्हारा कोई दोष नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, और फिर मैं क्यों भुगतूं? और अभी तो मेरी सारी पढ़ाई बाकी है, करियर है, भविष्य है। क्या मेरी पढ़ाई, मेरा भविष्य, मेरा करियर कुछ मायने नहीं रखते? यह अनचाहा बोझ सिर्फ मैं क्यों ढोऊं? तो फिर निकाल फेंको ना। तो यही तुम्हारा अंतिम निर्णय है? तुम अपना कोई भी जिम्मेदारी नहीं लोगे? पैसे की मदद चाहिए, बोलो, देने को तैयार हूँ। चौंक कर अंतिमा ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर अफसोस का कोई भाव नहीं था। आंसुओं को पोंछकर उसने पलटकर कहा, आपका दिया या एक दान ही मेरे लिए बहुत है। इसका दायित्व उठाने से तुम पीछे हट सकते हो, पर मैं तो नहीं हट सकती। तुम्हारा फैसला मुझे स्वीकार नहीं। जैसे भी होगा मैं इस दायित्व को अकेले निभा लूँगी। और निशान को चुपचाप बैठा छोड़कर वह सदैव के लिए निशान की दुनिया से बाहर निकल आई थी। घर में तो कभी ना कभी बात खुलनी ही थी। एक आंधी सी उठी थी बंद कमरों में, जहाँ सिर्फ वह थी, माँ थी और बाबूजी थे। चुप बैठी वह सुनती रही। आखिरकार कॉलेज की पढ़ाई बीच में छुड़वाकर समय से बहुत पहले ही दूर पहाड़ों पर अकेली बसी माँ की दूर की विधवा बहन के घर जाकर रहना पड़ा। विधवा का खिताब ओढ़कर वहीं बच्चे को वहीं विधवा मौसी के पास छोड़कर आना पड़ा। बाबूजी नए शहर में आ गए थे। ट्रांसफ़र लेकर वहीं कुंवारी बनकर आगे की परीक्षाएं पास कर वह बैंक की परीक्षाएं देने लगी। नौकरी करती लड़की की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, यह बाबूजी जानते थे, और अपने तगड़े सोर्स से उन्होंने बैंक में अच्छे स्थान पर लगवा दिया। अच्छा घर-वर ढूंढा और फेरे फिरवा दिए गए। वे मुक्त हो गए। रोहित और अंतिमा की गृहस्थी सुख से बस गई। अंतिमा खुश थी। उसका अपना घर था, पति था, समाज में सिर उठाकर चलने का वजूद था। माँ और बाबूजी ने उसके अतीत के उन पन्नों को कसकर बंद कर दिया था और ना खोलने की हजारों चेतावनियाँ दे दी थी। फिर भी कभी न कभी तो मन पुरानी बातें याद कर व्याकुल हो ही उठता था। और ऐसे में आया गर्भ में सबकी निगाहों में उसका पहला शिशु, जो था तो दूसरा ही। वही उबकाइयाँ, वही सिर का भारी होना, पर अब की बार कितना फर्क था। प्यार की कमी नहीं थी। दूर बसी सास पास आ गई। 5वां महीना लगते ही हर कदम पर सीख देती, प्यार करती। डॉक्टर के पास जाने पर हर मौके पर रोहित साथ होता, फल और टॉनिक ले आता। तुम आराम करो, नौकरी छोड़ दो, मैं हूँ ना, की सिफारिश करता। मम्मी जी भी साथ देती।
अरे भाई, घर बैठो, आराम करो, कहीं घूमो फिरो, फिर तो छोटे बच्चे के साथ कहीं जाना आना मुश्किल हो जाएगा। जितनी मौज करनी है कर लो। कभी स्टोर रूम में रखे पुराने संदूक खोलकर अपने ब्याह के कपड़े दिखाती, धूप लगवाती, तो कभी चाव से एल्बम निकाल लेती और दूर दराज के सभी संबंधियों से जो शादी में आए थे और जो ना आ सके उनका परिचय फोटो से ही कराने लगती। देखो बहू, यह है रोहित, जब 10 महीने का था। यह है नंद गोपाल भाई साहब का बड़ा बेटा संयम, और यह रही उनकी छोटी बेटी सुमित्रा। यह उसका पति निशान है। ये बोस्टन में रहते हैं, 2 बच्चे हैं, वहीं सेटल हो गए हैं। निशान का फोटो देखकर धक्क सी रह गई। अंतिमा बाहर आ गई, लेकिन यह सोचकर कि इतनी दूर बसा ब्याह अब यहाँ क्या पलट कर आएगा, उसने खुद को संभाला। रोहित के बार बार कहने पर भी वह नौकरी करती रही। उसकी मनुहार लेने वाले, हर इच्छा को पूरी करने वाले चारों ओर छाए हुए थे, और वह थी कि बेटे को गोद में लेते ही पहले को याद करके फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसे जो भी जी भर के देख भी नहीं पाई थी। अब तो शक्ल भी बिसर गई है। होता है, सासू माँ ने गर्दन हिलाई थी। पहलौठी के बेटे पर खुशी के मारे आंसू निकल ही आते हैं। धीरे धीरे अंतिमा ने गोद में आए इस दूसरे बेटे के साथ पहले को जीना सीख लिया। इसने अब करवट ली, पहली बार तो उसने भी इसी महीने में ली होगी। अब यह घुटने चलने लगा तो उसने भी इन्हीं महीनों में सीखा होगा। पर इसे वो क्या क्या नहीं खिलाती, कभी जूस तो कभी दूध बिस्किट। वह बेचारा तो ये सारे स्वाद जानता भी नहीं होगा, और तब उसके इतने सालों से रुके आंसुओं का बाट टूट जाता। उसका तो वह कुछ भी नहीं जानती, नाम तक नहीं। उसके एक एक रुपए का हिसाब रोहित रखता है, चाहकर भी वह कभी कुछ नहीं कर पाई। माँ की सख्त हिदायत थी, गांव है, जो कहानी गढ़ी है उसी पर कायम रहना है। ऐसा कुछ न करना कि लोगों की आवाज़ें खुले। जाने वह किस पहाड़ी मदरसे में जाता होगा, किसकी छवि उस पर होगी। कितना जी चाहता है कि 4 दिन की ही छुट्टी लेकर एक बार वह गायब हो जाए और उसे देख आए, पर हर छुट्टी में रोहित साथ होता। इस बारे में सोचने का तो सवाल ही नहीं उठता। इतने दिन साथ रहकर वह रोहित का जिद्दी अड़ियल स्वभाव बखूबी समझ गई थी। जो ढका है ढका ही रहे, इसी में सबकी भलाई है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, और ऐसे में फिर दूसरा हादसा हुआ। माँ बाबूजी सिंगापुर गए थे 10-12 दिन के लिए। किसे खबर दे, छोटी बहन ने घबराकर अंतिमा को ही फ़ोन लगा दिया। माँ की बहन चंदा मौसी, जो अल्मोड़ा के पास किसी गांव में रहती हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। असल में उनका बेटा शिव कार की चपेट में आ गया था। उसे बचाने की कोशिश में मौसी ज़्यादा घायल हो गई हैं। वे और शिव शहर के अस्पताल में सीरियस कंडीशन में लाए गए हैं। वे माँ को याद कर रही हैं, और आपको भी। अभी सिंगापुर माँ से बात की है। माँ तो 10 दिन से पहले नहीं आ सकेंगी। उनका हाल सुनकर कह रही हैं कि आपको जाना हो तो आप चली जाएं। जल्दी जल्दी सूटकेस में सामान डालती परेशान हाल अंतिमा को तब रोहित ने ही संभाला। मौसी और उनका बेटा इतने भयानक वक्त से गुजर रहे हैं, तुम जरूर जाओ। शुभ को मम्मी और आया संभाल लेंगे, मैं भी साथ चलता हूँ। शायद मेरी ज़रूरत हो वहाँ। साथ सफ़र करते, स्टेशन पर उतरते, अस्पताल साथ साथ पहुँचते। रोहित को लेकर जितनी घबराहट उसके मन में थी वही समझ रही थी। मन में सोच रही थी, मौसी ने नाम कितना सही रखा है। दुनिया का जहर पीकर भी वह नीलकंठ जैसा ही होगा। बाबूजी के कसकर बांधे गए पन्ने समय की मार से फड़फड़ा कर खुलते दिख रहे थे। स्टेशन से सीधे अस्पताल ही पहुंची। लोगों से घिरी मौसी के बेसुध तन के पास में बेहोश लेटे 6 साल के शिव को देखकर अंतिमा के आंसुओं का बांध टूट गया। उसे लिपटती रोटती अंतिमा पर रोहित को प्यार के साथ साथ ताज्जुब भी हो आया, और ताज्जुब तब और भी गहराया जब साथ बैठी महिला ने अंतिमा को संभालते हुए उसे बार बार सांत्वना दी। बिटिया, तेरा बेटा बच जाएगा, इतनी दुखी मत हो, प्रभु हैं। बहन जी ने अपनी जान की परवाह ना कर उसे बचाया है, भगवान उनकी जरूर सुनेगा। तेरा बेटा, तेरा बेटा। हजारों डंक रोहित के कानों में चुभने लगे। चौंका सा वह पास में खामोश बैठा रहा, जाने किसकी पुकारों से शिव बच गया। अगली सुबह मौसी को भी होश आ गया।
रोहित ने मौसी के होश में आते ही पहला सवाल पूछा। मौसी, यह शिव किसका बेटा है? भगवाना के दरवाजे पर जाती जाती मौसी चुप ठिठक गई। झूठ बोला नहीं जा रहा था और सच कैसे कहें। रोहित, शिव मेरा ही बेटा है। अंतिमा ने आखिरकार सच्चाई बता ही दी। अब शंका को सच का बहाना मिल गया। रोहित के मन में उठती हुई आंधी ने बवंडर का रूप ले लिया। गुमसुम सा रोहित लौटने लगा। चुप सी अंतिमा भी साथ हो ली। पूरे सफ़र में अंतिमा के मन में वही उमड़ घुमड़ होती रही। जाते वक्त शिव का चेहरा अनजाना था, अब चेहरा परिचित हो गया था। पर रोहित क्या सोच रहा है, आगे क्या होगा? मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। उधर रोहित अलग भरा बैठा था। ब्याह को 4 साल होने को आए, एक बार भी अंतिमा के मुंह से यह सच नहीं खुला। पेट की कितनी गहरी है, इतने बड़े झूठ के साथ आने वाले साल कैसे कटेंगे? बड़ा मुश्किल लगने लगा सब कुछ। घर पहुंचते ही 6 दिन का बिछड़ा सुख टूटकर माँ के गले लग गया। उसे पुचकारती बेहाल होती जा रही थी वह। गुस्से से उसे देखता हुआ रोहित बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। बाहर आया तो पाया कि मम्मी जी अपने कमरे में जा चुकी थी। अंतिमा खिड़की के पास पत्थर सी खड़ी चुपचाप बाहर अंधेरे में किसी को ढूंढती टटोलती सी खड़ी थी। शुभ गोदी में कब का सो चुका था। आया मेज पर कब की चाय रख गई थी। चुपचाप पलंग पर बैठकर रोहित ने मेज पास में खींच ली। उसने निर्णय ले लिया था। अंतिमा, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज शादी को 4 साल हो गए, एक बार भी तुमने जरा सा इशारा तक नहीं किया कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और इस हद तक आ चुका था। इतना बड़ा धोखा। लोग समझौता कर लेते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर मैं इस इंतज़ार में पड़ने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। मैं 2 टूक बात करना जानता हूँ। मैं इस तरह की दोहरी ज़िंदगी नहीं जी सकता कि हर वक्त तुम्हारी ओर निगाहें उठाते ही मेरे मन में नफ़रत उठने लगे, शंकाएं सिर उठाने लगे। तुम्हारा विश्वासघात मैं नहीं सह सकता। रास्ते भर मैंने खूब सोचा, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं, तो तुम्हारे वर्तमान और भविष्य से भी मतलब नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो जियो। अभी तो ज़िंदगी का पूरा सफ़र सामने पड़ा है और ऐसे के साथ यह सफ़र तय करना मेरे लिए चौगुना बढ़ रहा था। अब इन 2 टूक बातों के आगे प्यार की क्या गुंजाइश है? क्या पाँव पकड़कर रोने पर भी माफ़ी मिलने की उम्मीद है? ठंडी सांस लेकर सिर उठाकर उसने पूछा। यह हादसा मेरी ज़िंदगी में क्यों हुआ, किसने किया, इस सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं। शायद तुम्हारी निगाह में मैं अपवित्र झूठी मक्कार हो गई। तुम्हारे लिए बात यह हो गई कि तुम अब मेरे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकते। जो यह तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में लाया वह आराम की ज़िंदगी जी सकता है, सिर्फ इसलिए कि वह पुरुष है। खैर, तुम्हें मेरे अतीत से कोई मतलब नहीं, जबकि यह भी तुम भी जानते हो कि औरत के गर्भ में बच्चा कोई पुरुष ही डालता है, चाहे रेप करके या प्यार का झूठा दिलासा देकर। पर तुम्हें उन सबसे तो कोई मतलब है ही नहीं। खैर, तुम जब भी कहोगे मैं तुम्हारे इस घर से चली जाऊंगी। तुम्हारे डाइवोर्स पेपर में कोई अड़चन नहीं आएगी। शुभ और मेरा गुजारा तनख्वाह में मज़े से हो जाएगा। 1 मिनट सन्नाटा साया था। फिर रोहित का ही कड़वी बात था। शुभ, भला वह तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? जिस स्त्री के साथ मैं ज़िंदगी नहीं काट सकता, उसके पास रहने की इजाज़त अपने बेटे को कैसे दे सकता हूँ? उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। वह इस कुल का है, वह यहीं रहेगा। तुम्हें अपने लिए कुछ चाहिए तो हर महीने दे दूंगा। क्यों? वह अकेला इस कुल का कैसे हो गया? पैदा तो उसे इसी कुल की इसी अपवित्र मक्कार बहू ने किया है। तुम्हारा उस पर क्या हक है? तुमने तो 2 क्षण का आनंद भर लिया था, जो अपना योगदान दे दिया, पर सारी तकलीफ़ें तो उसके पेट में आने के बाद से मैंने ही झेली हैं, और आज उस पर मेरा हक ही नहीं रहा। वाह, क्या खूब है। एक क्षण रुककर उसने गौर से रोहित का चेहरा देखा, एक निर्णय लिया। पता है तुम्हें शिव किसका बेटा है? सुन लो आज तुम भी। तुम्हारे ही चचेरे बहनोई निशान ने मुझे यह सौगात कॉलेज के दिनों में ही दी थी। मेरे मना करने पर भी कितना कहा था शादी कर लो, पर वह साफ मुकर गया। उसे अपनी नौकरी, अपना भविष्य दिख रहा था। तब वह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी।
मेरी भूल थी, उसे हटा दो या पैदा करना है तो खुद भुगतो, कहकर वह सब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अलग हो गया था। और आज जब शादी के बाद शुभ पैदा हुआ है तो सब तुम्हारा ही है, उस पर मेरा जरा सा भी हक नहीं रहा। वाह, शादी से पहले हो तो औरत का है और शादी के बाद हो तो पुरुष का हो गया, उस पर औरत का हक ही नहीं रहा, जबकि पैदा दोनों को उसी ने किया। दोनों बार वही तकलीफ़ें झेली हैं, शारीरिक मानसिक दुख सुख भोगे हैं। बाहर है पुरुष का न्याय। भौचक्के रोहित के चेहरे से निगाहें हटाकर अंतिमा फपक फपक कर रो पड़ी। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थी। 2 मिनट बाद अपने पर काबू पाते हुए अंतिमा ने आंसू पोंछ डाले। बहुत हो गया, 4 पैसे हाथ में दे देने से तुम पुरुष सब कामों से मुक्त हो सकते हो, जो भी चाहे कर सकते हो। उसने भी मोल चुकाने की बात की थी, सो वही तुम भी कर रहे हो। मैंने ना तब लिया ना अब लेना है, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद संभालूंगी। शिव की भी जिम्मेदारी अकेली मेरी थी, जो मैं पूरी नहीं कर पा रही थी डर से। अब गांव से उसे बुलाकर अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उसका भविष्य संभालने का दायित्व मेरा है। और एक चरित्रहीन माँ की कोख से जन्मे बच्चे से तुम अपना घर आंगन क्यों अपवित्र करते हो? सुख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। तुम दोनों ने मुझे जो दुख दिए हैं बच्चों के रूप में, वही देना भरपूर है मेरे लिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। उसने चुप बैठे रोहित के चेहरे पर आंखें गड़ाते हुए कहा, किसी भी शर्त पर शुभ को मैं नहीं दूंगी, ये समझ लो। डिवोर्स पेपर पर शांति से साइन करने की मेरी यही शर्त है, और तुम उसमें अड़ंगा लगाओगे तो मैं तुम्हारी निगाहों में तो नीच गिरी हुई औरत हूँ ही, तो फिर कोर्ट में खड़े होकर तुम्हारे खानदान की नीचता भी साबित करने से मैं भी नहीं हिचकाऊंगी। रोहित के उत्तर का इंतजार किए बिना ही अंतिमा पलंग से उठ खड़ी हुई। शुभ को छाती से लगाए कमरे के दरवाजे खोलकर वह बाहर निकल आई। अब हादसों से गुजर जाने की ताकत उसमें और भी आ गई है। क्या एक औरत ने सही किया या पुरुष ने? कमेंट में ज़रूर बताएं। यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।